तो तुम लोग इस चीज को बड़े दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर जो भी पूरे बोर्ड पे तुमको दिख रहा होगा, है ना, जो भी मैंने लिख दिया इस बोर्ड पे, वही का वही सेम टू सेम आपके एग्जाम में पेपर में आने वाला है। इसलिए आप पूरे क्लास, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब तक आप लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। अब बात थी कि इसको लागू कब किया जाए, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो हम लोगों ने क्या था, हमारे देश ने ऑलमोस्ट संविधान बनने से पहले कभी डेमोक्रेसी देखा नहीं था कि लोकतंत्र कैसा था और कैसा होता है, लोकतंत्र की क्या खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की क्या खूबसूरती है, ये कभी किसी ने नहीं देखा था, ठीक है ना। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो अगर किसी भी देश को संविधान को बनाए रखने के लिए सबसे प्राइम फैक्टर क्या होता है कि उस देश के नागरिक के पास खुद का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट होना ही दर्शाता है, यही दिखाता है कि आपके देश में डेमोक्रेटिक शासन चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे शासन प्रणाली चल रही है। तो जब लोकतंत्र आया तो रखा गया कि हमें फंडामेंटल राइट लाना है। तो फंडामेंटल राइट कैसे लाना है? सबसे पहली बात कि आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के भाग 3 में है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट का जिक्र है। मतलब कोई पूछे तो मतलब सिंपल सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 है ना, उसमें पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का वर्णन है, पूरा डिस्क्राइब किया गया है, जो आपको मैंने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे दिखा दिया है, ठीक है ना। अब आप लोगों का कंफ्यूजन होता होगा, कभी कोई बोलता होगा कि 12 से 35, कोई बोलता है 14 से 32। इस कंफ्यूजन में आप चलते रहते हैं कि कहां से कहां तक हमारा संविधान में ये पूरा कंप्लीटली बन करके आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि 12 से 32 तक की बात होती है कि हमारा फंडामेंटल राइट आएगा। लेकिन आप जब पढ़ते हो तो आप देखते हो कि पहला फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 14 to 18 है। फिर आखिर वो दो जो पहले का फंडामेंटल राइट है 12 और 13, ये दोनों है क्या? ये तो मेजर क्वेश्चन होता है किसी भी स्टूडेंट का, ये दोनों फंडामेंटल राइट क्या है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है, क्या यूज है, ठीक है ना। तो देखिए आर्टिकल 12 जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टली एक वर्ड को इंडिकेट करता है कि स्टेट, राज्य, भारत एक राज्य है। इस वर्ड को इंडिकेट किया जाता है आर्टिकल 12 के थ्रू। तो आप लोग याद रखिएगा, आप कहोगे भारत राज्य है तो फिर बिहार क्या है, यूपी क्या है। संवैधानिक भाषा में कंट्री को स्टेट ही बोला जाता है संवैधानिक भाषा में। तो आर्टिकल 12 में जिक्र है कि भारत राज्य के बारे में, ठीक है ना, कि राज्य स्टेट करके मेंशन किया गया है आर्टिकल 12 में। फिर बात होती है कि आर्टिकल 13 में क्या है, तो आर्टिकल 13 में 2 क्लाउज है। तो आर्टिकल 13 का पहला क्लाउज है, वो पहला क्लाउज कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उस फंडामेंटल राइट को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 का पहला क्लाउज है। और आर्टिकल 13 का दूसरा क्लाउज, जिसको सब क्लाउज बी कहा गया है, ये कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो देश का नागरिक है, भारत का नागरिक, उसका फंडामेंटल राइट कभी भी छीना नहीं जा सकता है। तो यही 2 सब क्लाउज से ये 12 और 13 बनता है आर्टिकल। जो आज तक आपको कंफ्यूजन था, ये 12-13 का काम क्या है। अब शुरू होता है आपको राइट देने का। कोई भी काम अगर शुरू होता है, कहीं भी आप देखते हैं पूजा पाठ भी होता है, पहले संकल्प होता है। तो संकल्प का मतलब आरती नहीं हो जाता है। और लोग आते हैं किस चीज के लिए, कब आरती होगा। जब आप जाते हो कहीं पूजा में तो आपका ध्येय होता है कब आरती हो, कब शंख बजे, कब प्रसाद मिल जाए। लेकिन उसमें पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। संकल्प होता है, पूजा होता है, पंचदेवता विष्णु की पूजा कराई जाती है, फिर भगवान को नहलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, फिर पाठ होता है, फिर शंख बजता है, फिर आरती होता है, फिर प्रसाद वितरण होता है। लेकिन जब सारा कारोबार हो रहा होता है तो आप लोग अपिया रहे होते हैं बैठ करके, और मेन मुद्दा ध्यान होता है कि प्रसाद का वितरण होगा। तो यहाँ पे प्रसाद वितरण का जो कारोबार है, ये तो वितरण ही तो है, आपको दिया जा रहा है। तो एक तरह समझिए प्रसाद है जो भारतीय संविधान के द्वारा उसके हर एक नागरिक को दिया गया है। वो प्रसाद कहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्रसाद स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक। इसके विषय में पूरी जानकारी है, आपको मैं एक एक करके बता दूंगा। जिनका इंग्लिश मीडियम है, जिनका हिंदी मीडियम है, वो दोनों के लिए सूटेबल है। आपको जहां पे भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला आप देखोगे
कि आर्टिकल 14 to 18 का सबसे पहला है जो आर्टिकल 14 आपसे कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब ये इतना लंबा चौड़ा हिंदी आप समझ नहीं पाओगे, सबसे आसान भाषा में समझो। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। तो लॉ के सामने सबके सब इक्वल है। कानून के नजर में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना गोरा है, ना काला है। गोरखा को वही सजा होगा जो कलुआ को होगा। इसलिए कानून कहता है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब उसके लिए क्या है? इक्वल है। तो कानून के समक्ष, लॉ के सामने, कोर्ट के सामने, जब आप कोर्ट जाते हो तो देखते हो जो कानून की देवी है उसके दोनों आंख पे पट्टी लगा होता है, हाथ में तराजू होता है। इस कहने का क्या मतलब है कि कानून के सामने कोई भी किसी भी तरह का उनके बीच में भेदभाव नहीं है, वो इक्वल है। किसके सामने में? लॉ के सामने में। तो पहला आर्टिकल ही कहता है कि आप कानून के सामने में इक्वल हो, आप कानून के नजर में सब बराबर है, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है। समझ गए? पहला समझ गए कि कानून के सामने में हम सब एक है। तभी हम बोलते हैं हम भारत के लोग, बोलता है हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के बाबर, हम भारत के बनिया, बोलता है नहीं ना? क्या बोलता है? हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक। सिंपल सा एक ही आइडियोलॉजी है कि कानून के सामने में हम सब क्या है? इक्वल है। याद रहेगा आप लोगों को। दूसरा सबसे आसान भाषा में याद रखिएगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर निषेध। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंसान के साथ आप रिलीजन, कास्ट, कलर, है ना, उसके मदरलैंड, इस बेसिस पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये आपको भारतीय फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के 14वां बीच 15वां में कह दिया गया है कि आपके साथ कोई भी तरह का, मतलब धर्म के नाम पे आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के नाम पे कि आप लड़का है कि लड़की है या ट्रांसजेंडर है, आपके साथ कोई भी भेदभाव संविधान नहीं करती है। कि या फिर मान लो अब हम लोग का आदत क्या हो गया है कि जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा दिख गया, अब उसको हम कह देते हैं ओए चाइनीज, वो नेपाली, चिंकी, उसको हम चिढ़ाते रहते हैं। ये कितना गलत बात है। संवैधानिक रूप से आई सारा का सारा गलती करने का ठेका ये ले लिया है नॉर्थ वाला सब। नॉर्थ वाले को लगता है कि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर हम ही है ना, ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर कोई सुंदर पैदा नहीं हुआ है। नॉर्थ वाले सबको गरिया देता है, बिहारी को बिहारी कर देगा, मद्रासी को करुआ का कलुआ बुला देगा, उसको चिंकी बुला देगा, उसको यूपी वाला गुटखाखोर बुला देगा, और सबको बुला देगा। सबसे सुंदर अपने आप को समझता है। लेकिन अगर धरातल पे आओगे तो शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आता है नॉर्थ वालों को। नॉर्थ वालों की हिंदी कद्दू को कहेगा घिया, है ना, ऐसी हिंदी बोलते हैं तो ब्रह्मांड भगवान जाने इनकी हिंदी क्या होने वाला है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड को छुआछूत करने का, भेदभाव करने का ठेका ले लिए। ठीक है, तो हम किसी के इंसान के साथ भी उसके जाति के नाम पर, आप जात के नाम पे आप किसी को भी कुछ भी नहीं चिढ़ा सकते हो कि तुम छोटी जात से हो, तुम बड़ी जात से हो, तुम ये हो। हम लोग की एक आदत सी है, हम किसी को कास्ट के नाम लेके गाली दे देते हैं, कास्ट के नाम लेके उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो संविधान कहता है कि आप किसी के साथ भी कास्ट या जन्म स्थान के नाम पे, उस किसी का जन्म मान लो अगर किसी कोने में हुआ, हिमालय पर्वत में हुआ, किसी का जन्म मान लो कि जो किसी बिहार में हुआ, किसी का यूपी में हो, किसी का एमपी हुआ होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, हम कोई भी राइट नहीं बनता है, कोई भी अधिकार नहीं बनता है उसके साथ, उसके जन्म स्थान के नाम पर उसके साथ भेदभाव करने का। होता है कि नहीं होता है भेदभाव? होता ही है। हम भारत में देखते हैं हर जगह से। सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड बिहारियों को लोग ले लेता है, क्या बिहारी है, बिहारी वो। बिहार जितना बाढ़ झेल लेता है ना, उतना बाढ़ अगर झेलना पड़ जाएगा ना तो 2-4 बार पैदे नहीं लोगे धरती पर, जितना बाढ़ बिहारी झेल लेता है। अभी जाओ, आधा बिहार डूबा हुआ है ना, बाढ़ आया हुआ है आधा बिहार। हमारे यहाँ क्या है, खेती होता है, खेत डूब जाता है, फिर फसल काटते हैं भाई 50-50 आदमी। अब एक आदमी का नया घर बना, वो घर में टीवी लगाया होगा, फ्रिज लगाया होगा, वॉशिंग मशीन लगाया होगा, इलेक्ट्रिसिटी काम करवाया होगा, एमसीडी वाले को पैसा दिया होगा, नगर निगम वाले को, तो उसका बोरवेल हुआ होगा, समरसेबल हुआ होगा, जिंदगी भर गाड़ी कमाई लगा करके एक बार घर बनाता है, और देखो हजारों का हजारों 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल घर उसका पानी में डूब गया। अब वो फिर से हो गया गरीब, फिर से वो कमाएगा जिंदगी भर, फिर से घर बनाएगा, फिर घर उसका जाएगा डूब। और सारे मिनरल संसाधन होने के बावजूद भी ये हालत है। तो इसलिए बिहार नहीं पिछड़ा है। अगर 100 रीजन है उसमें से एक आध रीजन, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है बिहार में बाढ़ की स्थिति। एक बार असम में बाढ़ आता है, केरला में बाढ़ आता है, तो तुम देखोगे कि जो नेशनल मीडिया है वो एकदम रोना धोना, एकदम छाती पीटना, चूड़ी फोड़ना सब शुरू कर देता है, चूड़ी तोड़ के विधवा विलाप शुरू हो जाता है। लेकिन अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, पूरे देश में किसी भी मीडिया को चिंता नहीं है, किसी भी नेता को चिंता नहीं है। नेता सब खाली जाता है, ऐसे बांस सरकाता है, भाषण देता है, चलाता है वहां से, और सीटों पूरा ले लेता है, लेकिन काम धाम नहीं करना बिहार का। तो लेकिन हम बदनाम करना होगा, ये झट से बदनाम कर देते हैं।
तो हम जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, लोक नियोजन, है ना। जनहितकारी कोई भी कार्य जब हमको करना होगा उस संबंध में हम किसी के लिए ये नहीं देख सकते कि किसका काम करना है किसका काम नहीं करना है, या नौकरी किसी को देना है तो नौकरी में भी हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये नौकरी हमको देना है तो किसी को जात दे करके देना है, खर्ची पर्ची लेकर के देना है, जो आजकल खूब देख रहे हैं बगल के राज्य में चुनाव हो रहा है कि खर्ची पर्ची पर नौकरी मिल जाएगा। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये संविधान पहले बता रखा है कि लोक नियोजन के क्षेत्र में भी अगर किसी को पब्लिक वर्किंग देना होगा, है ना, तो उस कंडीशन में भी किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना है, वहां पे भी हमें उसका जात पात धर्म गोत्र लिंग नहीं देखना है। ये हमारा कौन देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका है वो है अस्पृश्यता का अंत। इसको कहते हैं छुआछूत। छुआछूत समझते हो ना। छुआछूत एक सबसे गंदी बीमारी है हमारे देश का। वर्ल्ड लेवल पे आप सुनोगे कि अमेरिका में कोई काला आदमी देखा उसको मार दिया, है ना, काले लोगों को खरीद बिक्री होता था अमेरिका में, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे भारत में छुआछूत एक सबसे गंदी बीमारी की तरह भारत में बहुत हजारों साल से चला आ रहा है। जिस बीमारी का अंत जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। आज भी भारत के बहुत सारे प्रदेश में कुछ जाति समुदाय के साथ छुआछूत होता है जो कहीं से भी सरासर गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। तो छुआछूत जो आपका है, छुआछूत को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अनटचेबिलिटी, है ना। तो अनटचेबिलिटी का अंत होना सबसे बड़ा है ना। दूसरा, पांचवा जो है सबसे लास्ट वाला जो 18वां है वो है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होता है, आपको लगेगा क्या है ये उपाधि। देखो पहले जमाना में क्या होता था, लोग अंग्रेज क्या करते थे, किसी को बोल दिया उनका खासम खास है तो बोल दिया ये लॉर्ड हो गए, ये सर हो गए। जैसे मैं इस सर वाले प्रथा का सख्त विरोधी हूँ तो मैंने अपने कोचिंग में लगा रखा कोई सर वर नहीं बोलना प्लीज, है ना। सर एक को है टार्जन सर, ठीक है, बाकी कोई सर नहीं है। अब भैया बोल लो, नाम से बुला लो, लेकिन ये सर वर का जो कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेज लेकर के आए, है ना। तो अंग्रेजी कॉन्सेप्ट मुझे शुरू से पसंद नहीं है, वो तो मजबूरी है अंग्रेजी भाषा, नहीं तो मैं वो भाषा भी ना बोलूँ। तो पहले क्या होता था, जैसे गांधी जी जब आए थे पहली बार भारत, ठीक है ना, तो गांधी जी भारत पहुंचे 1917 में, तो क्या हुआ, गांधी जी के पहुंचते 15 में पहुंचते थे, हाँ 15 में। तो गांधी जी के पहुंचते क्या होता है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका से वो आए थे। अब साउथ अफ्रीका से आने के बाद यहाँ पर क्या लगा अंग्रेजों को कि ये आदमी तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में तहल पहल मचा करके आया है, तो इसको अगर हम लोगों ने अपने पक्ष में नहीं किया तो ये क्या करेगा, यहाँ भी हमारे साथ तोड़ फोड़ मचा देगा अहिंसात्मक रूप से, जैसे गांधी जी का स्ट्रेटजी होता है। तो गांधी जी के आते ही क्या किया, जैसे गांधी जी पहुंचे भारत, उनको कह दिया कि ये क्या है, ये हिंद केसरी है। जैसे आज गाना निकला मनोज तिवारी का, हिंद का सितारा, है ना, बबुआ डीएम होइए सीएम होइए, ये तो हिंद के सितारा, ये तो जीएम होइए ना। वैसे गांधी जी के आते ही केसरी हिंद की उपाधि दे दी गांधी को, ये हिंद के शेर है गांधी जी, ताकि गांधी जी भूल जाए। गांधी जी बहुत तेज तरह फिल्म थी, वो इनके हाथ में नहीं आए। और तो ये जो उपाधि दी जाती, महाराजाधिराज, राजाधिराज, सर, डॉन, ये सब उपाधियां दी जाती थी पहले के जमाना में, वो उधर कॉपी पास कर देना, बच्चे को बैग होगा वहां से दे दो, है ना। तो ये सारी उपाधियों को कैंसिल आउट कर दिया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने में कोई भी राजाधिराज नहीं है, कोई भी सर नहीं है, कोई भी डॉन नहीं है, कोई भी लॉर्ड नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो सब क्या है, इक्वल है। किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सबके सब क्या है, इक्वल है। तो ये आपका पांचों कॉन्सेप्ट है। पहला, लॉ के सामने में आप इक्वल है, कानून सबके लिए बराबर है ना। दूसरा क्या है आपका, धर्म मूल वंश जाति, मतलब इसके आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव विभेद नहीं होगा। तीसरा, लोक नियोजन, मतलब जॉब्स वगैरह क्रिएट जब होता है, किसी को जॉब्स दी जाती है या कोई अवसर दी जाता है, कोई सुविधा दी जाएगी। अभी अगर मान लो किसी को मकान मिलेगा तो वहां पे ये नहीं देख के मिलता है ये हिंदू है तो इसको दे दो, ये मुसलमान है तो इसको दे दो। जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है उसको सुविधा मिल जाती है। अभी ऑलरेडी मैं सरल ऐप पे एक बार आया था बीच में चुनाव के टाइम पर, मैंने देखा कि लाभार्थियों का लिस्ट आया हुआ था, किसको क्या मिला। उसमें मोस्टली लाभार्थी हमको मुसलमान परिवार से मिले, जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिला। आप अप्लाई नहीं करो तो आपको नहीं मिलेगा। आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, आप लोन ले जाओ, आपको पढ़ाई करना है, आगे हायर स्टडीज करनी है, आप लोन लीजिएगा ना। तो लोन लीजिएगा तो वहाँ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति से है, किस समुदाय से है, आप लोन लेने के इच्छुक है, आपने जो बैंक के क्राइटेरिया है उसको आपने फुलफिल कर दिया है, आपको लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये लास्ट तक समझ गए, अनटचेबिलिटी वाला हो गया। और आखिरी जो है उपाधियों का अंत, मतलब किसी को किसी भी नाम से पुकारा, सर कर करके, डॉन करके, लॉर्ड करके। पहले अंग्रेज करते थे ना ये, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, मतलब ये लॉर्ड हो गया है तुम लोग का, तुम लोग से आम जनता हो गए और हम लोग को गुलाम समझते थे। ये सारे चीजों को
जब आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ही डील किया गया है। ये समझ में आ गया आपको? पहला आर्टिकल समझ में आ गया होगा, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, मतलब सारे के सारे हम सब इक्वल है। किसके सामने? कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, संविधान के सामने हम सब क्या है? इक्वल है, कोई भी अलग नहीं है। दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, ये डायरेक्टली आपका फोकस ही कर रहा है आपके फ्रीडम एथिक्स पे। इसमें जितनी भी बातें होगी वो सब आपके फ्रीडम से रिलेटेड ही होगा। इसमें आर्टिकल 19 जो 19 है सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आर्टिकल 19 में क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। अभिव्यक्ति मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या कहता है? आप देखते होंगे लोग पीएम की आलोचना कर देते हैं, लोग सीएम की आलोचना कर देते हैं, लोग किसी पार्टी की आलोचना कर देते हैं, करते हैं ना। लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को ले जाते हैं, लोगों का कार्टून बनाते हैं ना कार्टून, ले तो कार्टून बनता है, पुतला जला देते हैं। जब उनको लगता है कि कोई इंसान जो है, कोई नेता उनकी मन की बात नहीं हो रहा है पूरा, तो लोग पुतला जलाते हैं, जुलूस निकालते हैं, लोग करते हैं ना। तो आपको अपना अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अधिकार है, मतलब अपने एक्सप्रेशन जो आपकी फीलिंग्स है, और उस फीलिंग को अब गाली गलौज करके प्रकट नहीं करना है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके आपको अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार भारत का संविधान देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, और आपकी बात सुनी भी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप कौन है? आप भारत के नागरिक है, तो आपको ये पूरा अधिकार देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। तभी कहता है मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया बैज नहीं हो, बिकी हुई नहीं हो। आज के टाइम पे देखोगे मीडिया दो तरह की हो गई है, एक है एंटी गवर्नमेंट, एक है विद गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो दो तरह का मीडिया होकर रह गया है, ठीक है ना। एक होगा सरकार की बड़ाई दिखाएगा, एक सरकार की बुराई दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं, जो सरकार की बुराई दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अच्छा मीडिया हो गया। वो अरे जो सरकार की बड़ाई दिखा रहा है वो भी अच्छा मीडिया नहीं हो सकता है। मीडिया का काम क्या है? निष्पक्ष रहना, जो सच है उसको बताना। आजकल सच कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है। इस वाले साइड वाले को उठा लीजिए तो उस साइड वाले का बुराई कर रहा है, उसको उठा लीजिए तो उस साइड वाले का। पहले न्यूज़पेपर वगैरह में खबरें छपती थी, सरकारें हिल जाती थी कि पत्रकार की कलम से ये खबर निकल गया, पत्रकार। अब पत्रकार को लोग गाड़ी देते, पत्रकार बोलते हैं, क्योंकि अपना वैल्यू आपके स्वयं के हाथों में है। खुद की रिस्पेक्ट खुद के पास होती है। आप चाहो तो अपना रिस्पेक्ट बना सकते हो और आप चाहो तो बर्बाद भी कर सकते हो, है ना। तो ये अभिव्यक्ति, आपको अपने मन की बात रखने का कंप्लीटली अधिकार है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना और भारतीय समाज को जानना कि अपराध सिद्धि के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हम लोगों को आदत है, किसी को पुलिस उठा कर ले गई, मान लो मर्डर केस में, पुलिस का काम होता है जांच करना, उसको शक जिस पर होगा उठा कर ले गई, अब उसको वो जेल हो गया उसको। अब जेल हो जाने से वो दोषी नहीं हो जाता है, कल्पित होगा जेल हो जाने से? नहीं होगा ना। वो कल्पित कब होगा? जब उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन हमारे समाज की क्या आदत है, अगर कोई जेल चला गया फलाने केस में तो हम कह देते हैं कि उसने वो क्राइम किया ही होगा, पक्के क्राइम ही उसने। और मान लो कोई रेप केस में जेल चला गया तो उसको रेपिस्ट बना देते हैं, कोई मर्डर केस में जेल चला गया तो उसको हत्यारा बना देते हैं, कोई चोरी में जेल चला गया तो उसको चोर घोषित कर देते हैं, कोई डकैती में चला गया उसको डकैत घोषित कर देते हैं। लेकिन संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान कहता है कि आपको कोई भी आरोपी तब तक अपराधी नहीं है, आरोपी तब तक अपराधी नहीं है जब तक कोर्ट के अंदर उसका क्राइम प्रूव नहीं हो गया। जब तक क्राइम प्रूव नहीं होगा तब तक वो अपराधी नहीं है, वो बस एक आरोपी है, उस पर केस चल रहा है। जेल जाना ये कहीं से भी नहीं होता है कि आपने वो क्राइम किया ही है। हाँ, जेल से सजा मिल जाना। जैसे दो एग्जांपल देता हूं, अरविंद केजरीवाल आरोपी है और लालू यादव अपराधी है। अब दोनों का डिफरेंस समझो, दोनों जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, लालू यादव भी जेल गए। लालू यादव जेल जाके केस लड़ करके उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रचार करना अलग बात होता है, चुनाव लड़ना अलग बात होता है। संविधान जो अपराधी होता है उसको चुनाव लड़ने से रोक लगा देती है कि आप अपराध किए, आपको सजा मिल चुका है, अब आप चुनाव
नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो अभी तक आरोपी है। तो आरोपी अपराधी में बहुत डिफरेंस होता है। अपराधी जिसको सजा सुना दी गई हो और इवन सुप्रीम कोर्ट सजा मिल गई है तो वो अपराधी घोषित हो गया। अब वो क्योंकि 2 साल से ज्यादा सजा मिलने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, है ना। तो उनको करप्शन का चार्ज लगा था, चारा घोटाला का चार्ज था, चारा गाय भैंस के चारा खा गए थे, तो इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में गए, वो आज नहीं लड़ सकते, कल लड़ सकते हैं। हाँ, सजा हो जाएगी, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। ये दोनों दो अलग अलग चीज होता है। आरोप लगना और आरोप प्रूव होना, सिद्ध होना, दोनों में फर्क होता है। लेकिन हमारे समाज का तो आप जानते हैं ना क्या हालत है। तो ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 20 में, किसमें है, आर्टिकल 20। अगला है आर्टिकल 21, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देती है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का, ठीक है ना। आपको अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार कौन देती है, भारतीय संविधान देती है कि आप अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मर्जी से जीवन जी तो सकते हैं आप, तो कैसे, तो आपने देखा होगा दिल्ली में क्रैकर्स बैन है, पटाखे बैन है। क्यों बैन है कि किसी आदमी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाल दिया कि हम सांस लेना हमारा जीवन का अधिकार है, सांस लेना। दिल्ली में पॉल्यूशन होता है पटाखों की वजह से, जिससे मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पे बैन लगा दिया। तो कोई आपसे किसी सवाल पूछ सकते हैं आप कि जरा बताओ कि पटाखों पे बैन कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाया गया। आर्टिकल 20, 19 के बाद 20 आता है ना, आर्टिकल 20 का रेफरेंस, सॉरी 20 नहीं 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। और साथ साथ आपके प्राण का स्वतंत्रता तो आपको है ही, लेकिन इसी आर्टिकल में मेंशन है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश भी करी, मर गए तो मर गए, अगर आप बच गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप अपना स्वयं का भी प्राण नहीं ले सकते हैं। आत्महत्या पर निषेध है, संविधान के अनुसार आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी जीवन जीने का आपको पूरा अधिकार है, अपनी मर्जी से अपनी जीवन जीने का अधिकार है, अपने तौर तरीके से जीवन जीने। आप लोग हम लोग मर्जी कहाँ चलता है, चलेगा, बड़े हो जाइए, कमाइए खटाइए, अपना मर्जी चलेगा, लेकिन अपने तौर तरीके से। साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि प्राण की स्वतंत्रता तो आपको है, लेकिन आपके स्वतंत्रता की वजह से किसी और की स्वतंत्रता खराब नहीं होनी चाहिए। आपके फ्रीडम, आपका फ्रीडम है, लेकिन आप अपने फ्रीडम को लगाने के लिए किसी और का फ्रीडम नहीं खराब कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका 22वां क्लाउज जो है, 22वां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंसान की जब कोई किसी की गिरफ्तारी होती है तो 2 तरह से होता है गिरफ्तारी, ठीक है ना। एक गिरफ्तारी में क्या होता है कि आपके खिलाफ FIR लॉन्च हुआ, FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस जो है आपके खिलाफ वारंट निकालती है, वारंट लेकर के पहुंचती है आपके घर पे और फिर वो आपको गिरफ्तार कर लेती है या आप गिरफ्तार हो गए। कहीं कहीं किसी केस में क्या होता है, स्पेशल एक्ट लगा दिया जाता है, जब आप वहां पर पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती है। जब वो लग जाता है तो प्रिवेंशन एक्ट जब आप पे लग जाएगा, है ना, तो प्रिवेंशन एक्ट में आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट नहीं चाहिए होता है, स्पेशल कानून होता है। जैसे NSA लगा दिया किसी पे, है ना, किसी पे NSA लगा दिया, किसी पे पहले इमरजेंसी के टाइम पे मीसा लगता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, मीसा, जिस एक्ट के तहत लालू जी गिरफ्तार हो गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था ना, उसी कानून के तहत। और समय का पहिया देखिए कि जिस कांग्रेस ने उनको गिरफ्तार किया, जेल में ठूस दिया, पटना गांधी मैदान में मार लाठी भुसकुन कर दिया, आज उसी कांग्रेस का पैर पकड़े हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में कोई माँ बाप नहीं होता किसी का, कोई कब किसी के साथ भी मिल सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज, है ना। यहाँ कोई किसी का परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो गिरफ्तारी के संरक्षण में जो आपका है वो आपको यही दिया गया है कि आप गिरफ्तार होते हैं, अगर आप मान लो गिरफ्तार हो जाते हैं, आप अरेस्ट हो जाते हो, तो आपको ले जाया जाएगा पुलिस के पास, पुलिस ले जाएगी। अब पुलिस के पास आप जाते हैं तो पुलिस के पास अधिकार है कि आपको वो 24 घंटा से ज्यादा अपने पास रोक करके नहीं रख सकती है। विदिन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब मजिस्ट्रेट के पास आप गए, आपने मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा आपसे, आपने कहा हाँ जी ये सब क्राइम किया, पुलिस लेके आपको गई, मजिस्ट्रेट ने बोला जी इसको जेल भेज दो, इसने क्राइम किया है, और आप जेल गए। लेकिन आप लोग सुनते होंगे एक वर्ड कि पुलिस ने क्राइम रिक्रिएट किया है, सीन रिक्रिएट किया है। तो ये सीन रिक्रिएट क्या होता है,
तो जैसे जैसे आपने क्राइम किया होगा वैसे वैसे पुलिस आपको लेके आएगी, वो सीन क्रिएट करेगी फिर से। एक बार आपने क्रिएट किया था, दोबारा करवा रही है तो वो हो जाएगा रिक्रिएट करना। क्या हो जाएगा? रिक्रिएट करना। ऐसे ही जब आपको पुलिस भेज देती है, जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ले जाती है, मजिस्ट्रेट आपको जेल भेज देता है, तो आपसे अगर कोई पूछताछ करना हो, सीन को रिक्रिएट करना हो या बहुत सारी सबूत जुटाना हो, तो आप मजिस्ट्रेट से कहते हैं कि हुजूर माय लॉर्ड मुझे ये क्रिमिनल दिया जाए 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए मांगते हैं, ताकि हम वापस से जांच बैठा सके। उसी को हम लोग कहते हैं रिमांड। क्या बोलते हैं? रिमांड। कि रिमांड पे लेके उससे प्यार से पूछताछ होता है। और आप लोगों को पता ही है प्यार से पुलिस वाले पूछताछ कैसे करते हैं रिमांड पे ले जाने के बाद। मन भर प्यार मोहब्बत के साथ एकदम किशोर कुमार का गाना लगा करके बिरयानी वानी रख के पूछताछ होती है, मन भर पूछताछ। फिर उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि आपका केस में इन्वॉल्व ज्यादा नहीं है तो वो आपको छोड़ भी देगी। समझ गए बात आप? तो ये आपका हो गया आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। अब आते हैं 23 और 24। 23 और 24 जो है ये आर्टिकल है। 23 आर्टिकल में है मानव दुर्व्यवहार पर और बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मतलब क्या है? आप किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते किसी भी इंसान से। ये उसका फ्रीडम ऑफ राइट है। अगर उसको काम करना है तो काम करेगा, फंडामेंटल राइट है उसका। काम नहीं है तो नहीं करा सकते हैं उससे काम। किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते हैं। समझ रहे बात आप? आप किसी को काम करवाते हैं तो आपको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। बिना सैलरी के आप किसी से काम नहीं कराएंगे। ये कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 23 में है। और आर्टिकल 24 तुम लोगों पे लागू होता है। वो जो कप प्लेट धो रहे होते हैं रोड किनारे ढाबा पे बच्चे, है ना, छोटू जो होता है ना, तो आप उन छोटुओं से काम नहीं करवा सकते हैं, वो बच्चे हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे आप लोगों को 9th क्लास से फेल किया जाता है। 9th से पहले फेल नहीं होते आप लोग, क्योंकि 8th क्लास तक आप 14 साल के होते हैं और 6 से 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा है। तो तब तो आपको फेल करना ही नहीं है। 9th में आते ही 15 साल के आप हो जाते हैं, मौका मिल जाता है कचरा साफ करने का स्कूल से, आपको अभियान में लगा दिया जाता है कि आप जाओ। अब तो आप किसी भी बच्चे से चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर का जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 24 में है। किसमें है? 24 में। कौन सा है? चाइल्ड लेबर, है ना, मतलब बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। फिर आता है आपका आर्टिकल 25 to 28। इसमें क्या है? अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने। मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप हिंदू है, पूजा पाठ करिए, आप मुसलमान है, आप कुरान पढ़िए, है ना, क्रिश्चियन है, आप चर्च जाइए, सिख है, आप गुरुद्वारा जाइए, बुद्धिस्ट है ना, आप बुद्ध भगवान को पूजिए। आप किस भी भगवान को पूजते हैं वो पूजा करने का आपको कंप्लीटली अधिकार है। आपका ये फंडामेंटल राइट है। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं, कलावा भी बांध सकते हैं। तो जो शिक्षक लोग कलावा कटवाते रहते हैं उनसे मेरा जाहिर सा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और खासकर हमारे विद्यार्थी है, आपको तो ये गलती मत करिएगा आप, इसी दिन हम पहुंच जाएंगे। तो कलावा कटवाने वाला जो कारोबार होता है, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक है ना, इस पर एक्शन ली जाएगी। आप किसी बच्चे से कलावा नहीं कटवा सकते, किसी का वो उसका धार्मिक पहचान छुपाने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी बच्चे के साथ। कोई हिजाब पहन के जाता है उसका अपना चॉइस है, अपना राइट है। कलावा पहनता, चंदन लगा, उसका अपना, आप कौन होते उस पर डिस्टर्ब करने वाले? उसको संविधान का आर्टिकल 25 राइट देता है कि वो अपने धर्म को पूजा पाठ कर सकता है और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, उसको अपने धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। जैसे मजलिस लगाने का, जैसे जो आपका बाबा जी लोग का वो होता है सेमिनार, क्या कहते हैं उसको, सत्संग करने का, पूजा वूजा ऑर्गेनाइज करने का, टेंट पंडाल लगाने का, ये सारा अधिकार कौन देता है आपको? आर्टिकल आपको 25 के तहत मिलता है। धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार, धार्मिक गतिविधि वही पूजा पाठ जो ऑर्गेनाइज करवाते हो, सरस्वती जगह पंडाल लगवा रहा है, दुर्गा पूजा कल से आने वाला है, दुर्गा पूजा में जगह जगह, अब दिल्ली उल्ली में तो बहुत कम जगह लगता है, बिहार में तो हर चौक पर 4 को लगता है, हर चौक पर 4 को टेंट लगा होगा। मैं खुद जा रहा हूँ इस बार 15 साल के बाद दुर्गा पूजा में, हर चौक पर भंडारा हो रहा होगा। हम लोग यहाँ तो मेन्यू भी आ गया है कि 7वीं दिन पूरी खीर है, 8वीं दिन हलवा है, 9वीं दिन खिचड़ी है, 10वीं दिन अलग अलग प्रसाद का भोग लगता है, खूब भंडारा होता है ना, हर चौक चौराहे पर होता रहता है। ये सब करने का अधिकार आपको कौन देता है? आपका संविधान देता है। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करा प्रतिजन, हाँ, किसी भी धर्म विशेष को आप उससे परेशान नहीं कर सकते हैं कि तुम अपना धर्म को फॉलो नहीं करोगे। सबको अपना धर्म फॉलो करने का क्या दिया है?
अधिकार दिया है। किसने दिया है? हाँ। अगला, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक आसना से उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, मतलब कि भारतीय नागरिकों का ये भी अधिकार है। जैसे गुरुकुल हो गया, आप हिंदू धर्म के विषय में आपको पढ़ाना है, आप गुरुकुल में पढ़ाइए। मुस्लिम धर्म के विषय में पढ़ाना है, आप मदरसे में पढ़ाइए। चर्च का अपना जो स्कूल होता है वहाँ आपको पढ़ाना है, क्रिश्चियन धर्म के बारे में आप वहाँ पढ़ाइए। तो अपने धर्म को पढ़ाने का, उसकी प्रैक्टिस कराने का ये सारा अधिकार कौन देता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको देती है कि आप अपने, हाँ, आर्टिकल 27 के थ्रू आप 28 में आ गया ये, है ना। अब आता है आर्टिकल 29 और 30। इसको आज़ादी के समय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा गया। ये माइनॉरिटीज के लिए है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के लिए बहुत अधिकार दिए गए कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था। जो पॉपुलेशन थी उन्होंने डिमांड किया कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन ने जब डिमांड किया, जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, तो उनको एक अलग देश मिला, पाकिस्तान। तो जो मुसलमान यहाँ रह गए, जिनको वहाँ नहीं जाना था, जिन्होंने कहा कि हमें भारत में ही रहना है, तो वो अपने आप को कभी भी ठगा हुआ महसूस ना करे या मेजोरिटी के द्वारा उन माइनॉरिटी पे कभी कोई अत्याचार ना हो, इसके लिए उनको अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया। जैसे उनका जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मदरसा में पढ़ाई का मिलता है, वो स्पेशल तरह से बहुत सारे उनको अधिकार दिए गए, ठीक है ना। उनको शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया। जैसे मदरसा की स्थापना करने का वक्फ बोर्ड को अनुमति दी गई। साथ साथ उन लोगों को अपने अधिकार के तहत कभी भी ऐसा फील ना हो कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां माइनॉरिटी का कद्र नहीं है। तो माइनॉरिटी के सुरक्षा के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए उनको। इवन माइनॉरिटी के जो धार्मिक संस्थान है उस पर जो भी चंदा आता है उस पर सरकार का कोई भी हक नहीं होता है। जबकि भारत की मेजोरिटी हिंदू है, हिंदू मंदिरों का कंप्लीटली टोटल पूरा का पूरा चंदा सरकार लेती है, सारा चंदा। आप लोगों को भरम आ गया, फेसबुक पोस्ट पर देखते होंगे कि बावन से चंदा खाया था, बावन खाता तो सोचो तुम लोग कलेक्टर हो गए होते। बावन को मिल ही नहीं पाता है चंदा, सब तुम्हारी सरकार खा जाती है चंदा। जितना चढ़ता है चढ़ावा, सोना चांदी, कौन बावन को मिलता है क्या? सब सरकार लेती है हिंदुओं का। बाकी जितनी माइनॉरिटी है, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सबको उनके ही संस्थान में उपयोग होता है ना। इस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ ज्यादा ही बोल जाऊंगा, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 32, है ना। आपके बीच में आया कि आर्टिकल 31 कहाँ गया? आर्टिकल 31 आपका कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है, जिसको 1970 किनकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की सरकार जब आई थी इमरजेंसी के बाद 77 में, तो उन्होंने 78-79 में इसको हटा दिया था, संपत्ति के अधिकार को। कि संपत्ति का आप उपयोग कर सकते हैं, आप खेत जोत सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, लेकिन वो संपत्ति आप बस आप यूज कर सकते हैं। जब भी सरकार को जरूरत होगी तो वो संपत्ति आपसे सरकार ले लेगी, है ना। जैसे कहते हैं ना, हाईवे निकल गया रोड के बगल से, किसी घर के बगल से, तो वो रोड सरकार ले लेती है, बदले में उसको पैसे देती है। कहीं रेलवे लाइन निकलता है, सरकार ले लेती है, बदले में पैसे देती है ना। तो ये अधिकार कर दिया गया। अब हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इस सारा आर्टिकल एक तरफ और ये आर्टिकल एक तरफ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 आपके जीवन के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी। अगर एग्जाम में पूछा तो वेल एंड गुड, नहीं पूछा तो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, इसको कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या? जब कभी भी किसी भी भारत के नागरिक को लगे कि उसका ये सारा राइट खत्म किया जा रहा है, ये सारे राइट यहाँ से यहाँ तक खत्म किया जा सकता है, तो उसको बीच में आ करके शक्तिमान बन के बैठ जाएगा एक अधिकार, वो है 32 का अधिकार। कहेगा हम तुमको है, हम मैं बचाएंगे। KGF का बन जाएगा रॉकी भाई। जब KGF में वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही थी तो रॉकी भाई आ गया था ना, है ना। और वो बाहुबली जो आया था, है महेंद्र बाहुबली, कहाँ गया? हाँ, तो महेंद्र बाहुबली वाले रूप में 32 आ जाएगा और बोलेगा हम खड़े हैं, तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत होता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे सभी राइटों का सुरक्षा कौन करेगा? तेरा भाई करेगा, मतलब 32 करेगा। क्या करेगा? परमादेश। किसी भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लग गया किसी केस में के तहत कि कोई भी गड़बड़ी हो रही है, सुनवाई जल्दी नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, किसी को न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो परमादेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट सामने वाले को कि आओ दिखाओ केस में क्या प्रोग्रेस है, केस कहाँ तक पहुंचा, पेश करो हमारे सामने में। किसी हाई कोर्ट में केस लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है,
है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस अटका हुआ है, खुद सुनवाई कर लेंगे चीफ जस्टिस। ये आदेश, ये है सबसे पहला परमादेश। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है देखने का कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाह जाए, उनको लगे केस में थोड़ा ढीला हो रहा है, बहुत लंबा चल रहा है और ये दोषी भी नहीं है, तो उसको छोड़ने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सजा कम करने का, बढ़ाने का भी अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो तुम्हारा सारा जीवन कहाँ आता है? उन्हीं के पास आता है, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल 32 है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास, आपके पास हक होता है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप लेकर के अपने केस को जा सकते हैं। तो अगर आप हाई कोर्ट में लेके जाते हैं फंडामेंटल राइट को चैलेंज करने के लिए कि मेरा ये फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा है, हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, ऐसे कोई कह दे कि हमारे घर के बगल में डीजे बजा रहा है और मेरे कहने के बाद भी बंद नहीं कर रहा है, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, तो अब हाईकोर्ट अगर केस को लेकर के गए तो 226 अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 आपको हक देता है हाईकोर्ट में ले जाने का। तो हाईकोर्ट बैन लगा देगी डीजे बजाने पर, बाजा बजाने पर, है ना। और आर्टिकल 32 देती है सुप्रीम कोर्ट ले जाने का। तभी देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि रात के 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हैं। तो 10 बजे के बाद बजाइएगा, अड़ोसी पड़ोसी हल्ला कर देगा, बगल वाला हल्ला कर देगा। तो ये बचने का एक उपाय है, तुम शहर वाले होते हो बेवकूफ, कोई फंक्शन करते हो तो सारे दुनिया जयवार न्योत लेते हो और पड़ोसी को छोड़ देते हो, है ना। कुछ भी हो, अगर तुमको रात में डीजे ही बजाना है, पड़ोसी को भी न्योता दो, उसके बेटा को बुला कर नचवाओ साथ में, वो फोन नहीं करेगा। तुम बगल में तुम शाही पनीर बना के, बिरयानी बना के चाप रहे हो, बगल में उसकी रोटी सब्जी खा रहा है, तुम्हारा डीजे का आवाज सुन रहा है, फोन नहीं कर रहा, बहुत कम बात है। तो लड़ने आ जाना चाहिए, बन में खुंदस चल रहा होगा ना, बगल में डीजे चल रहा है, एकदम चिकनी चमेली गाना बज रहा है और वो घर में बैठे रोटी सब्जी खा रहा है, उसको बुलाओ शाही पनीर खाने के लिए, फोन नहीं करेगा पुलिस के पास। ये गलती होता है ना। गांव में कोई फोन करता है पुलिस को? नहीं करता है, क्योंकि गांव में तो घर का लड़का तो काम में लगल होता है और उसी पड़ोसी नाच रहा होता है, तो खुद कौन डीजे अपना खराब करके पुलिस को कंप्लेन करने जाएगा? जाता है लोग, शहर में खूब देखते होगे आप, 10 बजते ही कॉल चल जाता है। तो ये अधिकार अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं कोई भी अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 आपको राइट देता है कि आपका जब भी कभी भी कोई भी फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा हो या उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 देती है 226 कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। समझ गए बात? ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर है पूरा चैप्टर 2 का। अगर आपको ये बोर्ड याद है तो चैप्टर 2 से कोई डाउट नहीं होगा, जो क्वेश्चन है आप फाड़ दो, नहीं याद है तो तुम गए। तो आप मुझे एग्जाम ईमानदारी से बताना, बंद कर देना, ईमानदारी से बताना